नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात करने वाले हैं आज 12th क्लास का हिंदी जो साहित्य है अपना, उसमें संजीव डेश्वर के जो रिक्त स्थान वाले और जो एक एक नंबर के और दो दो नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो रिक्त स्थान हैं उनकी अपन बात करते हैं। रिक्त स्थान में अपना यहाँ पर जो मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर मॉडल पेपर नंबर 2 है। दूसरा मॉडल पेपर जो है उसका यहाँ पर जो है सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जिस रचना को पढ़कर पाठक का चित्त आनंद से द्रवीभूत हो जाए उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि उसको माधुर्य गुण कहा जाता है, यानी जिसमें मधुरता हो और पढ़कर जो पाठक है यानी पढ़ने वाला जो है उसका मन आनंद से भर जाए तो उसको कहते हैं माधुर्य गुण। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान में क्या भरना है? माधुर्य गुण भरना है। चलिए, अगला जो प्रश्न रहेगा कि काव्य सौंदर्य का अपकर्ष करने वाले तत्व को कहते हैं। अपकर्ष करने वाले, अपकार करने वाले, काव्य सौंदर्य का अपकार करने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका राइट आंसर रहेगा काव्य दोष। इसका राइट आंसर यहाँ पर लिखना है काव्य दोष। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि सवैये छंद में मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं। सवैया जो छंद है उसके भेद कितने होते हैं? आपको बता दें कि सवैया छंद के जो भेद हैं वो 11 भेद हैं। अंकों में आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है कि 11 है, तो 11 आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सवैया छंद के 11 भेद होते हैं। आगे हम बात करें कि छंद कविता के प्रथम चरण में मात्रा है, वर्ण है, यति है, आदि का एक क्रम होता है। आदि का एक क्रम जो होता है वो क्या निश्चित होता है या अनिश्चित होता है? तो आपको बता दें कि छंद में मात्रा, वर्ण, यति आदि का एक निश्चित क्रम होता है, तो यहाँ पर लिखना है आपको निश्चित। ठीक है, चलिए आगे मैं अगर बात करूं, पांचवा हमारा एक प्रश्न है कि काव्य में शब्द के द्वारा भाव संप्रेषण की चारुता बढ़ाई जाती है, वहां क्या होता है? तो आपको बता दें कि शब्द के आधार पर अगर सौंदर्य बढ़ता है, किसी काव्य पंक्ति का शब्द के कारण सौंदर्य बढ़ता है तो वहां पर जो हमारा रहेगा वो रहेगा शब्दालंकार। तो यहाँ पर आपको लिखना है शब्दालंकार। ठीक है, अलंकार के 3 भेद होते हैं, 3 में जो अपना पहला रहता है वो रहता है शब्दालंकार। ठीक है, आगे हम बात करें कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपादान कहलाते हैं। काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, उसे पता होगा, उसे कहते हैं अपन अलंकार। क्या कहते हैं भाई? अलंकार कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना तीसरा जो रहेगा कि एक एक पंक्ति में आपको जो है यानी 20 शब्दों में आपको इनके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ओज गुण की परिभाषा आपको लिखनी है। किसकी लिखनी है भाई? ओज गुण की परिभाषा आपको बतानी है। तो ओज गुण की परिभाषा देखिए, ओज गुण, ओज का मतलब आप समझते होंगे कि जिस रचना को पढ़कर या सुनकर हमारे मन में उत्साह, वीरता और आवेश का भाव अगर जागृत होता है। भाई आपको 3 चीजें इसमें याद रखनी है। वो कौन कौन सी मैं आपको बता दूं कि एक तो आपके मन में क्या आना चाहिए? उत्साह आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उत्साह आना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए वीरता का भाव हो, वीरता का भाव होना चाहिए और आवेश हो। तो ये सारी चीजें अगर जिसमें होंगी, यानी जिस रचना को पढ़कर हमारे मन में उत्साह, वीरता और आवेश का भाव हो, वो कहलाता है ओज गुण। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। तो काव्य दोष के जो प्रकार हैं वो है हमारे 3। कितने प्रकार हैं भाई? 3 प्रकार हैं। और ये जो 3 प्रकार हैं, इन तीनों प्रकारों में कौन कौन से, देखिए सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा शब्दगत। शब्दगत कह दो चाहे पदगत कह दो। ठीक है, दूसरा हमारा रहेगा अर्थगत, यानी शब्द के कारण शब्दगत, अर्थ के कारण हो अगर दोष तो अर्थगत, और रस के कारण हो तो रसगत। ठीक है, 3 रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि पत्रकारीय लेखन से क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पत्रकारों द्वारा पाठकों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन की जो विभिन्न रूप हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? इसमें संपादकीय लेखन हो सकता है, समाचार रिपोर्ट हो सकती है, फीचर हो सकता है, आदि जो इस्तेमाल में लिए जाते हैं वही पत्रकारीय लेखन कहलाते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट है कि विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। जो विशेष लेखन हम कर रहे हैं उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो विशेष लेखन की भाषा शैली जो है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए, समझ में आने वाली होनी चाहिए। सरल हो, समझ में आने वाली हो, और इसकी शब्दावली जो है वो विशेष तकनीक वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? विशेष तकनीक वाली। चलिए हमारा 5वां क्वेश्चन है कि विशेष लेखन के अंतर्गत कौन से लेखन आते हैं। तो विशेष लेखन के अंतर्गत देखो, संबंधित जो विषय है या क्षेत्र है उस पर रिपोर्टिंग है,
फीचर है, टिप्पणी है, साक्षात्कार है, लेख है, समीक्षा है और स्तंभ लेखन, ये सारे के सारे किस में आते हैं? विशेष लेखन में। चलिए आगे अगर बात की जाए कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा कविता को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो आपको बता दें ये जयशंकर प्रसाद की कविता है और यहाँ पर उन्होंने जिस रूप में प्रस्तुत किया है वो है कि भारतवर्ष की विशिष्टता एवं पहचान के रूप में यहाँ पर उन्होंने जो है इसको इस रूप में पेश किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा 8वां क्वेश्चन है कि सत्य हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में क्या अंतर है। आपको बता दें कि सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना का नाम है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो सत्य हरिश्चंद्र के लेखक माने जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा कुछ छूट गया, अच्छा बीच में एक क्वेश्चन छूट गया है भाई, तो उसको हम वापस लेते हैं। हाँ, ये रहा कि यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि ने किस बात पर बल दिया है। तो यहाँ पर कवि ने जो है मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। ये दीप अकेला जो है उसमें कवि ने मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया गया है। ठीक है, चलिए ये सत्य हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर की बात कर रहे थे अपन। तो सत्य हरिश्चंद्र एक नाटक है और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये लिखा गया है। चलिए 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि मिस्टर हादी के कोलू की तरह की उपमा किसे दी गई है, किसको दी गई थी। तो आपको बता दें कि प्रधानाध्यापक के 8 वर्षीय पुत्र को, जो कि रटन प्रवृत्ति का प्रदर्शन स्वयं को हादी के कोलू की तरह प्रस्तुत कर रहा था, यानी वो रटने में बड़ा होशियार था। चलिए आगे बात करें कि कविता लेखन एक कला है, कैसे। तो आपको बता दें कि कविता कवि के जो आंतरिक जो मन के जो भावों की एक अभिव्यक्ति होती है जिसे वह शब्दों में पिरोता रहता है। कविता की रचना जो है तुकबंदी है, लय है, रिदम देखकर ही की जाती है, बिल्कुल लय ताल के साथ में कविता की रचना की जाती है, इसलिए इसको एक क्या कहा गया है, कला कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि नाटक में सब्जेक्ट क्या है। देखिए नाटक में सब्जेक्ट क्या है, तो संवादों का वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होना तथा दर्शकों का ध्यान बोले जाने वाले शब्द संवादों की बजाय जो अनकहे संवाद हैं उनकी ओर ले जाने को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब टेक्स्ट कहा जाता है। फिर से आपको मैं बता दूं कि संवादों का वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होने तथा दर्शकों का ध्यान बोले जाने वाले जो संवाद हैं उनकी तरफ न होकर अनकहे जो संवाद हैं उनकी तरफ अगर जाता है तो वो कहलाता है अंग्रेजी में सब टेक्स्ट। आगे बात करें, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा कि कहानी क्या है। तो कहानी देखो, कहानी की हम बात करें तो कहानी किसी घटना, पात्र, समस्या का वर्णन जिसमें परिवेश यानी वातावरण हो और द्वंद्व की स्थिति हो, कथा में कर्मिक विकास के साथ में उत्कर्ष का चरम बिंदु भी होता है, उसे ही कहानी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुई होगी कि कहानी क्या होती है। चलिए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं जो मॉडल पेपर नंबर 3 है उसके जो खालिस्तान वाले क्वेश्चन और जो छोटे वाले क्वेश्चन है उन सब की बात अपन उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।